अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित ज़्यादातर देश विकसित हैं और संपन्न हैं, जबकि पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित ज़्यादातर देश अविकसित अथवा विकासशील हैं और गरीबी से जूझ रहे हैं। यानी एक तरह का ये एक छिपा हुआ डिवाइड है जो विकसित और अविकसित देशों के बीच अथवा विकासशील देशों के बीच लाइन खींचता है। इसकी कोई तय परिभाषा नहीं है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में विकसित देशों के इस समूह के लिए ग्लोबल नॉर्थ, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित विकासशील अथवा अविकसित देशों के लिए ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। 1960 के दशक में पनपा ग्लोबल साउथ शब्द आमतौर पर लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया के क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खासकर इसका मतलब यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बाहर दक्षिणी गोलार्ध और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में स्थित ऐसे देशों से है जो ज्यादातर कम आय वाले हैं और राजनीतिक तौर पर भी पिछड़े हैं। ज्यादातर ग्लोबल साउथ देश औद्योगिकरण वाले विकास की दौड़ में पीछे रह गए। इनका उपनिवेश वाले देश के पूंजीवादी और साम्यवादी सिद्धांतों के साथ वैचारिक टकराव भी रहा है। सवाल उठता है कि यह ग्लोबल साउथ इतना अविकसित क्यों है, या फिर उतना विकसित नहीं हो पाए जितना कि ग्लोबल नॉर्थ वाले देश हैं। दरअसल वैश्विक एजेंडे में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े देशों की आवाज़ हर बार अनकही और अनसुनी रह जा रही है और ये देश लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। अगर हाल ही की विकासात्मक बाधाओं को देखें तो कोविड महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, ये सारे कारक मुख्य भूमिका में हैं। वैश्विक संसाधनों तक अपर्याप्त पहुंच और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अमेरिका का हावी होना और चीन की कर्ज जाल वाली नीतियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। ग्लोबल साउथ और जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो दुनिया की एक बड़ी आबादी दक्षिणी दुनिया में दक्षिणी गोलार्ध में रहती है और इन देशों में प्राकृतिक संसाधन भी अधिक हैं, लेकिन फिर भी वैश्विक नीतियां और योजनाएं काफ़ी हद तक ग्लोबल नॉर्थ द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। अगर G20 को देखा जाए तो इसमें ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ दोनों समूहों के देश शामिल हैं, लेकिन ग्लोबल नॉर्थ के देशों की संख्या ज़्यादा होने के नाते ग्लोबल साउथ की समस्याएं इस मंच पर भी अब तक अनसुनी रह गई हैं। ऐसे में जब भारत G20 का अध्यक्ष बना है तो ये G20 की अध्यक्षता को न केवल देश बल्कि विश्व हित में भुनाना चाहता है। इसी सपने को साकार करने के लिए भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने का जिम्मा लिया है। अभी हाल ही में बीते 12 जनवरी को भारत की अगुवाई में हुआ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन इसका एक उदाहरण है। इस ग्लोबल साउथ समिट के दौरान उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई जो इसके विकास के लिए अहम हैं। इस 2 दिवसीय वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट में 120 से अधिक विकासशील देशों की भागीदारी देखी गई, जिसके चलते इसे दक्षिणी विश्व का सबसे बड़ा ऐतिहासिक सम्मेलन कहा जा रहा है। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट को विकासशील देशों के लिए चिंताओं, दृष्टिकोणों और प्राथमिकताओं को साझा करने का एक मंच आप कह सकते हैं। सवाल उठता है कि कैसे और क्यों भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन सकता है। समकालीन वैश्विक राजनीति में भारत सक्रिय भूमिका में है। इसके उदाहरण के तौर पर मोटा अनाज वर्ष और योग दिवस के साथ साथ सौर ऊर्जा और अन्य जलवायु परिवर्तन से संबंधित योजनाओं की लोकप्रियता को आप देख सकते हैं। इस मौके का प्रयोग दुनियादारी के हित में किया जाना जरूरी है, यानी इस अवसर का लाभ भारत को उठाना है। दरअसल ग्लोबल साउथ भारत की वर्तमान G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण फोकस है, जिसके अंतर्गत भारत लगातार ग्लोबल साउथ के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश कर रहा है। भारत अपनी मौजूदा G20 अध्यक्षता के साथ ग्लोबल साउथ के विकास की पृष्ठभूमि भी तैयार कर रहा है, जो आने वाले वक्त में ग्लोबल साउथ के विजन को और मजबूत करेगा, क्योंकि भारत के बाद G20 की अध्यक्षता मैक्सिको और फिर दक्षिण अफ्रीका करेगा और ये दोनों देश ग्लोबल साउथ के हिस्सा हैं। भारत ने इससे पहले भी इस तरह के सहयोग की कई पहल की है, जैसे वैक्सीन के लिए पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देना, बौद्धिक अधिकारों वाले व्यापार में छूट देकर कोविड के उपचार तक पहुंच सुनिश्चित करना, ब्रिक्स को विकास केंद्रित बनाना, ये सभी इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
खैर, इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।